अरे मिस नितिका, आप यहाँ? हाँ मिस्टर ईशान, मैं आपके दादाजी से मिलने आई हूँ। मैंने आपको कहा था ना जल्दी ही आऊंगी। ओह मिस नितिका, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इसके बाद नितिका मुस्कुराई और सीधा दादाजी के पास चली गई। उसने अपने हाथ में थामा फूलों का गुलदस्ता दादाजी को दे दिया। अब कैसी तबीयत है आपकी दादाजी? मुझे उम्मीद है यहाँ आपको बेस्ट सर्विस मिल रही होगी। मैं बहुत अच्छा हूँ और जल्दी ही बिल्कुल ठीक भी हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है मुझ में तेजी से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बिल्कुल, आप जल्द ही एकदम ठीक हो जाएंगे। मेरी भी डॉक्टर से बात हुई थी। नितिका बेटा, आपने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने ईशान से कहा है जब भी आपको उसकी जरूरत हो वो आपकी मदद जरूर करे। इतना सुनकर ईशान को लगा कि नितिका अब दादाजी को उसकी जॉब के बारे में सब बता देगी। अब समझ आया। ये नितिका यहाँ इसलिए आई है ताकि दादाजी को बोल सके कि मैंने जॉब छोड़ दी है, ताकि दादाजी मुझे फिर से सिंघानिया डायमंड में काम करने के लिए फोर्स कर सके। अच्छी चाल चली मिस नितिका। लेकिन नितिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, आपको अब इस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही थैंक यू बोलने की जरूरत है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे डॉक्टर ने बताया कि आज आपकी एक और सर्जरी है। ये देखकर ईशान हैरान था। नितिका ने जब ऐसा कुछ नहीं कहा तो ईशान के दिल में कहीं न कहीं नितिका के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। यस मिस नितिका, बस ये आखिरी सर्जरी है, इसके बाद दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी रूम में एक नर्स आई और उसने दादाजी को सर्जरी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच मिस नितिका कि आप यहाँ आई। जैसे ही दादाजी की सर्जरी पूरी होगी मैं आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। मिस्टर ईशान, मैं यहाँ इस सर्जरी के लिए ही आई हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, इसलिए जब तक सर्जरी पूरी नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी अस्पताल में। लेकिन मिस नितिका, आपको तो बहुत काम होगा, आप कैसे? कम ऑन मिस्टर ईशान, फैमिली से बढ़कर कोई काम नहीं होता है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। ईशान ने जब ये सुना तो उसने नितिका की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में दादाजी को सर्जरी के लिए ले जाया गया। इसके बाद बाकी सारे लोग भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर चले गए थे। मिस्टर ईशान, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बस अब आप जल्दी ही दादाजी को घर ले जाने की तैयारी कीजिए, ओके? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक होगा। आखिरकार आपने सर्जरी की पूरी तैयारियां की हैं, साथ में आप यहाँ रुक भी रही हैं, जबकि इस सर्जरी को 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। इसके बाद नितिका ने ईशान की तरफ देखा। अभी सर्जरी को थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक एक नर्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर भागती हुई आई, जिसे देखकर ईशान और सभी परिवार वाले चौंक गए। क्या हुआ नर्स, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। कट लगते ही आपके दादाजी को ब्लीडिंग होने लगी और अब वो ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये सर्जरी तो इस शहर के सबसे बड़े सर्जन मिस्टर वालिया कर रहे हैं ना, उनसे कैसे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है? वो तो हार्ट सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। वो आज अस्पताल नहीं आ पाए, पर अब अगर कोई ब्लीडिंग रोक सकता है तो वो सिर्फ मिस्टर वालिया ही है। ये क्या कह रही हो तुम? मिस्टर वालिया नहीं आए, जबकि मैंने खुद उन्हें फोन करके उनसे सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे इस अस्पताल के डायरेक्टर से मेरी बात हुई थी। फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है मिस। अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस बात का जवाब कौन देगा। इसके बाद नितिका ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगी। उधर ईशान जानता था कि शहर में अगर कोई उसके दादाजी की सर्जरी करवा सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वालिया थे। अगर वो यहाँ नहीं थे तो जरूर कोई बात थी। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? जरूर ये मेरे दादाजी को मारने और मेरे परिवार से बदला लेने की साजिश है। आप लोग एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं इस अस्पताल को बंद करवा दूंगा, समझे आप लोग? तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा फिर से खुला और उसमें से एक डॉक्टर जल्दी से नर्स के पास आया। अरे डॉक्टर वालिया कहाँ हैं? जल्दी उन्हें यहाँ बुलाओ, सिर्फ वही हैं जो ये ब्लीडिंग रोक सकते हैं। अरे जल्दी उन्हें बुलाओ वरना हम पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। इतना सुनने के बाद ईशान का गुस्सा और भी बढ़ गया था। जल्दी करो, जल्दी डॉक्टर वालिया को यहाँ बुलाओ। अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी करो। अभी ईशान नर्स से बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने सुना यहाँ कोई डॉक्टर वालिया को ढूंढ रहा है। मिस्टर ईशान, कहीं वो आप तो नहीं?
ईशान ने जब मुड़कर देखा तो वो प्रीतम था। साथ ही उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो जरूर डॉक्टर वालिया ही थे। मिस्टर ईशान, मैंने सुना कि आज आपके दादाजी का ऑपरेशन था। मैं जब यहां आया तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे तो अब आपके दादाजी की बहुत चिंता हो रही है। सच में, अब क्या करेंगे आप? इस वक्त ईशान प्रीतम से बात नहीं करना चाहता था। वो तो किसी भी हालत में अपने दादाजी की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो सीधा डॉक्टर वालिया के पास गया। डॉक्टर वालिया, आप प्लीज अंदर जाइए और मेरे दादाजी को बचाइए। इसके बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। आप प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। ज्यादा देर हो गई तो वो बच नहीं पाएंगे। ओह सॉरी मिस्टर ईशान, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। डॉक्टर वालिया ने इस अस्पताल से रिजाइन कर दिया है। अब वो मिस्टर कुलकर्णी के पर्सनल डॉक्टर हैं और वो अब से सिर्फ मिस्टर कुलकर्णी का ही ध्यान रखेंगे। जब ईशान ने यह सुना तो उसके चेहरे की लकीरें बदल गईं। उसे साफ समझ आ रहा था कि यह प्रीतम का ही किया कराया था ताकि वो ईशान से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सके। ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, जिसके बाद तुम डॉक्टर वालिया को मेरे दादाजी का ऑपरेशन करने दोगे। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। इसके बाद प्रीतम ईशान की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने अपनी जेब से एक पेपर निकाला। ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। डरो मत, ये कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बस इसमें लिखा है कि तुम कुलकर्णी डायमंड के लिए काम करोगे, वो भी अगले 50 साल के लिए, और तुम्हारी सैलरी होगी 2,40,000 रुपए पर मंथ। और अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसकी पेनल्टी इतनी होगी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी चुका नहीं पाओगे। ईशान को अच्छे से पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो कुलकर्णी डायमंड का गुलाम बन जाएगा और उसे वही करना पड़ेगा जो प्रीतम चाहेगा। लेकिन इस वक्त ईशान के लिए अपने दादाजी को बचाना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा। तो फिर जल्दी करो ताकि डॉक्टर वालिया जल्दी से जाकर तुम्हारे दादाजी को बचा सके। जल्दी करो, कहीं सिचुएशन हमारे हाथ से ना निकल जाए। इसके बाद ईशान ने कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगा। ईशान, ये लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानता हूं मिस नीतिका, लेकिन दादाजी को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज मिस्टर ईशान, एक बार और सोच लीजिए।